आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ रात के 9 बजे के हमारे इस प्रोग्राम के दौरान हम देश दुनिया के बड़े मामलात पे नज़र रखते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली में इंतखाबात का आपको मालूम होगा। आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी है। दिल्ली के इंतखाबात में 2 बार लगातार जीतने के बाद आम आदमी पार्टी करारी हार का सामना आम आदमी को करना पड़ा। क्या वजूहत रही? कुछ देर पहले आपने अपने प्रोग्राम मुद्दा में इस पर बहस भी की, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के हालात पे ही नज़र रखते हुए सबसे पहले जम्मू कश्मीर के केरी सेक्टर जम्मू रजौरी के इलाके की बताते हैं। केरी सेक्टर में बताया जाता है कि गोलियां चली हैं और ये गोलियां फौजियों की एक पेट्रोल पार्टी पे चलाई गई हैं। कुछ ज़राया जो रजौरी के ऊपरी इलाकों से बता रहे हैं कि कुछ गोलियां चली कि उन्हें आवाज़ें सुनाई दी और इन आवाज़ों के हवाले से पस मंज़र में बताया जाता है कि फ़ौज की एक पेट्रोलिंग पार्टी इलाके से गुजर रही थी और उस पर यह गोलियां चलाई गई है। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि क्या, और ना ही दिफाई ज़राए इसकी तस्दीक कर सकें कि क्या ये मिलिटेंट जो इलाके में पहले से मौजूद थे उनकी तरफ से गोली चलाई गई या LOC के उस तरफ से कोई नया ग्रुप आ रहा था उन्होंने गोलियां चलाई हैं, या बॉर्डर पे जो पेट्रोलिंग होती है वगैरह उसी पस मंज़र में कहीं आर पार जो गोलियां हैं ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान का तबादला तो नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के केरी सेक्टर में बाद दोपहर करीबन 3 बजे के करीब ये खबर है, जम्मू के रजौरी के केरी सेक्टर में बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाले इलाके में ये गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी हैं और बड़े दूर दराज के ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें जो हैं, गोलियां चलने की आवाज़ें हैं वो जो सुनाई दी। उसके फ़ौरन बाद एडिशनल ट्रूप्स को LOC के आसपास इन इलाकों में डिप्लॉय किया गया है। निचले इलाकों पे भी फोर्सेस को मुतहरिक किया जा चुका है और बताया जाता है कि तलाशी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा चुका है। और ज़ाहिर है LOC के इस तलाशी ऑपरेशन में आमतौर पर ड्रोन से लेकर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इसी हवाले से खबरें हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के केरी सेक्टर जम्मू के रजौरी का केरी सेक्टर जहाँ पे ये गोलीबारी की आवाज़ें जो हैं करीबन 2 से 3 के दरमियान सुनाई दी हैं दोपहर को। और इधर ज़रा कश्मीर का रुख करते हैं। कश्मीर में आग लगने के वाक़ात और आग लगने के वाक़ात दिन में आपने गांदरबल के हवाले से खबर सुनी थी कि एक रिहायशी मकान नजर आतिश हुआ, लेकिन अभी शाम गए खबरें हैं कि मशहूर सोनामर्ग के बाज़ार में यह आग लगी हुई है। कुछ देर पहले की तस्वीर जो है वो हमारे पास पहुंची। उन तस्वीर में आप देख रहे हैं सोनामर्ग का मायन मार्केट जो है बुरी तरह से आग की चपेट में आ चुका है और बड़ी तादाद में या बड़े पैमाने पे जो नुकसानात हैं इसमें देखे जा रहे हैं। ये मेन मार्केट है, सोनामर्ग का मेन मार्केट, वहाँ पर आग लगी है और कुछ कहते हैं कि यहाँ 40 से ज़ायद दुकानें हैं उन पर आग लगी है। लेकिन जिस तरह से जो लाइन देखने को मिल रही है उस हवाले से मालूम या अंदाज़ा हो रहा है कि आग है जो है बड़े पैमाने पर लगी और बहुत सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसकी नज़र हुआ है। और इसी नज़र में अंदाज़ा लगाया जाता है कि पूरा जो मार्केट है जो बिल्कुल मेन रोड का मार्केट है उस मेन रोड के मार्केट में आग लगी है। सोनमर्ग का मार्केट यूजुअली भी छोटा सा मार्केट है और छोटे से मार्केट में जितना कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है दुकानों का या बाकी छोटे मोटे होटल वगैरह जो हैं वो इसी जगह के आसपास है। और यहाँ पे ये जो आग लगने के वाक़ात थे वो देखने को अभी कुछ देर पहले हुआ, आग लगने के वाक़ा पेश आया और उसमें अभी भी बताया जाता है, आखिरी खबरें मिलने तक हमें मालूम हुआ कि आग पे फ़िलहाल कंट्रोल हासिल नहीं किया जा चुका है। इमरजेंसी सर्विसेज जो है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, उसके अहदेदार और उसके साथ साथ पुलिस, फ़ौज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अहदेदार मौके पर पहुँचे हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही हैं और बड़े पैमाने पर इस लगी आग को रोकने की या बुझाने की जो कोशिशें अभी आखिरी खबरें मिलने तक उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और नाज़रीन, ज़रा चलते चलते थोड़ा सा हवाला आपको इंतखाबात का भी बताता चले। आप बाखबर होंगे दिल्ली में जो इंतखाबात हुए, इन इंतखाबात से आप पूरी तरह से बाखबर हुए क्योंकि नज़र सबकी दिल्ली पे। लेकिन इन इंतखाबात में जो बड़ी जीत है जो BJP को मिली है उसने कई सवालात को जन्म दिया है। पहला सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से निकल के पंजाब और बाकी स्टेट्स में अपना बेस बनाने की कोशिश करी थी उस पर ब्रेक लगा है। और फिर दिल्ली में इतना काम करने के बावजूद, फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, फ्री पानी सब कुछ देने के बावजूद, बेहतर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, ख़वातीन के लिए मुफ्त DTC की बसों में सफ़र का टिकट, ये सब कुछ होने के बावजूद BJP की इतनी बड़ी जीत के पीछे क्या मुहरिकात है? यूँ तो BJP बड़ी जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन बताया जाता है कि 3 सालों से BJP लगातार
अपनी सारी शाखाएं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे दूसरे जो संगठन हो, उन सबको लेके दिल्ली में घर घर जा घुसी थी। और ये एक बड़ी वजह है क्योंकि बीजेपी बहुत ब्यूटीफुली मैनेज करती है इंतखाबात को, और साम दंग भेद जो कुछ भी हो सब का इस्तेमाल करना बीजेपी जानती है। और ये भी एक बड़ी वजह है। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि पिछले 3 सालों के दौरान अरविंद केजरीवाल को सरकारी सतह पे बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। दिल्ली में पहले ही डबल इंजन की सरकार, उस पर जो इदारे हैं उनके सारे जो हमले थे वो अरविंद केजरीवाल और उसके पार्टी लीडरान पर होते रहे। और उन्हीं के बीच में अरविंद केजरीवाल को कभी बताया जाता कि फुर्सत ही नहीं दी कि वह आवाम के सामने जा सके। और यूँ लगातार कभी जेल तो कभी बाहर अपने लीडरान समेत यूँ अरविंद केजरीवाल को बड़ी हार का सामना भी करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, और आज जो उनकी सूरत बनी है उसमें अगर कहीं उसकी इज़्ज़त बचाई है तो दिल्ली के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज से ही उसकी इज़्ज़त बची है। और बताया जाता है कि 7 मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में से 6 सीटें जो है मुसलमान एरियाज़ की वो आम आदमी पार्टी को मिली हैं। और कांग्रेस आज भी माथा अपना ही पीटती रही, उनको भी बड़ा अंडा मिला, ज़ीरो मिला, 0/लल जिसे कहते हैं वो उनको मिला है। लेकिन दिल्ली की जीत पर नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया के ट्विटर पर पैगाम में अवाम का, दिल्ली की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि बीजेपी दिल्ली की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और ये जीत वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है और अब बीजेपी मज़ीद जोश जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करेगी। इधर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी कारकुनान ने आज पार्टी दफातर पर जश्न भी मनाया। और यहाँ बीजेपी लीडरान ने बताया कि दिल्ली के अवाम ने 10 साल के बाद हकीकत पहचान ली है और बीजेपी मुल्क भर में मजबूत हो रही है। दिल्ली में भी अवाम ने बीजेपी के तरक्याती एजेंडे को मोहर लगाई है। उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी आज मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अवामी फैसले को कबूल करते हुए बीजेपी को मुबारकबाद भी दी और इस इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादे पूरे करने की बीजेपी से अपील भी की। उसने बताया कि कई खिदमात उन्हें आवाम के लिए कर रखी थी और अपोजिशन में रहकर वो एक तामीरी किरदार अदा करेंगे। ये बात दिल्ली की, लेकिन अब ज़रा बात कश्मीर की करते हैं। और कश्मीर में सोपोर और बिलावर कठुआ ये 2 वाक़ा, तो उससे पहले जनूबी कश्मीर का वाक़ा जहाँ कुलगाम में फ़ौजी जवान को मारा गया था। सोपोर में एक आम शहरी को ट्रक ड्राइवर जो पेशे से था उसको निशाना बनाया गया और उसके गोली चला, फ़ौज के ज़रिए उस पर जो गोली चलाई गई या उसकी जो मौत वाक़ा हुई उसके पस मंज़र में लोग शक शुबात का इज़हार कर रहे हैं। बिलावर के नौजवान की मौत पर भी लोग शक शुबात का इज़हार कर रहे हैं क्योंकि उसने पुलिस थाने से आकर जो वीडियो मरने से पहले रिकॉर्ड करवाया है वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला मामला है। इस मामले को लेकर सियासी जमातों ने परसों ही इस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया था और इस मामले की तहकीकात का यकीन दिलाया था, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दोनों जगहों का प्रोग्राम भी बनाया था। आज पीडीपी की टॉप लीडरशिप में महबूबा मुफ्ती सोपोर जाने का प्रोग्राम बनाई हुई थी और इल्तिजा मुफ्ती ने आज बिलावर जाने का प्रोग्राम बना रखा था। महबूबा मुफ्ती वहाँ मखनदीन जो बिलावर में नौजवान मारा गया उसके अहल खाना के साथ ताज़ियत के लिए जा रही थी, जबकि महबूबा मुफ्ती सोपोर में फ़ौज की फायरिंग के वाक़े में मारे गए ट्रक ड्राइवर वसीम अहमद के अहल खाना के साथ ताज़ियत करने जा रही थी। ताहम उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल से लेकर मीडिया को अपने घर की कुछ तस्वीर भी शेयर की और उस तस्वीर में इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि उनके वालिदा और उनके आज इस प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया और उनके दरवाज़ों को बंद किया गया, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। और मज़ीद ये भी लिखा उन्हें कि अब इंतखाबात के बाद भी हालात नहीं बदले हैं और अब भी मज़लूम ख़ानदानों से अज़हार हमदर्दी करना जुर्म तस्वर किया जाता है। ये इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा। उधर पीडीपी के दूसरे सीनियर लीडर रफ़ीक अहमद राथर ने भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर एक्स पर अपना बयान में लिखा कि उन्हें भी नज़रबंद किया गया है और उन्हें लिखा कि सुबह पुलिस की एक भारी नफरी उनके घर पर तैनात की गई, उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि वो बुम सोपोर महबूबा मुफ्ती के साथ जा रहे थे ताकि वसीम अहमद के घर वालों के साथ ताज़ियत की जा सके। उनने लिखा मामूल की सूरत और आज़ादी, अवामी आज़ादी के खोखले दावे फिर बेनकाब हो रहे हैं।
ये रफ़ीक राथर ने लिखा, लेकिन श्रीनगर में पार्टी लीडर सैयद तजुम्मुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद तजुम्मुल ने बताया कि आज उनकी पार्टी के लीडरशिप लोगों के साथ ताज़ियत करने जा रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया ने दोनों को अपने घरों में नज़रबंद रखा और सैयद तजुम्मुल ने इस कदम को जमहूरी रिवायतों के ख़िलाफ़ करार देते हुए बताया कि मौजूदा इंतज़ामिया भी सियासी सरगर्मी को महदूद करने की पॉलिसी पर पुरानी पॉलिसी ही अपनाए हुए है। ये सियासत का एक रुख, लेकिन आपको नाज़रीन आज दूसरे रुख पे लिए चलते हैं और दूसरा रुख है तालीम का। और तालीम के मिजाज को पनपने के लिए आज हम भी गए थे और श्रीनगर के कोठी बाग स्कूल में आज एक तकरीब थी और इस तकरीब में उन असातिज़ा, उन प्रिंसिपलों को जो तरक्की से नवाजे गए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए तकरीब थी और यहाँ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन GN यत्तू मेहमान खसूसी के तौर मौजूद थे। यहाँ तालीमी मेयार को बढ़ाने की बात की, तदरीसी अमले की कमी को दूर करने की बात भी की जा रही थी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन GN यत्तू ने इंतज़ामात के हवाले से भी बताया कि 10 तारीख को सरमाई तातीलात के बाद स्कूलों में असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियां संभाल के रखेंगे। फ़ी फिक्सेशन पर भी उनसे बात हुई और इस सवाल से उन्हें बताया कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी पहले ही वाज़ा कर चुकी है कि किसको कितना ट्रांसपोर्ट फ़ीस और दूसरा देना है। ताहम उन्होंने बताया कि सरकार ने नवंबर के सेशन में नर्सरी से 9वीं जमात तक के सालाना इम्तिहान लेने और तालीमी सेशन मुकम्मल करने का फ़ैसला किया है और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को ज़मीनी सतह पर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तमाम सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंचाने का सिलसिला जारी है और जहां कहीं भी किताबों की कमी होगी, जम्मू कश्मीर का महकमा तालीम जो है वो किसी भी हाल में इसको पूरा करेगा और यहाँ पे तुलबा की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ तदरीसी अमले की कमी को दूर किसी भी हाल में किया जाएगा। GN यत्तू का साउंड बाइट आप सुनिएगा तालीम के निज़ाम पर। फ्री मैनर में और अच्छे माहौल में हमारे बच्चों का जो है वो एग्ज़ाम होना चाहिए और फॉर्चुनेटली जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है परिचय पे चर्चा जो है वो 10 तारीख को कर रहे हैं, मंडे को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से जो हमारे बच्चों को कुछ जो है वो गाइडेंस दी जाएगी, टिप्स दिए जाएंगे कि एग्ज़ाम को जो है एज ए स्ट्रेस मत ले लीजिए। पेरेंट्स को शायद मेरे ख्याल से उसमें गाइडेंस होगी, तो हम लोग तैयार हैं उस प्रोग्राम को भी अटेंड करने के लिए। और इसके अलावा आने वाले दिन में ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन सकीना मैडम जी जो है वो मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें सारे DCs, SSPs और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लोग, हमारे CEOs होंगे, जस्ट टू सी दैट देयर इज़ अ बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर अरेंजमेंट ऑफ द एरियाज़, जो चैलेंज एरियाज है, चाहे वो हमारे जो ग्रेज है, मछिल है, कैरन है, इसी तरीके से बाकी इलाकों के जो है अच्छे से अच्छे इक़दाम हों। पहले भी अच्छे अरेंजमेंट्स रहे, लेकिन टू हैव अ बेटर अरेंजमेंट, वो आने वाले दिनों में वो मीटिंग हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि GN यत्तू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, कुछ हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं महकमा तालीम में। कहीं अक्सर जगहों पे जो शिकायतें थी उसमें अब बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें बेहतरी की उम्मीद बांडीपुरा के सुंबल, सोनावारी और आसपास के इलाके के लोगों को भी थी, लेकिन वो बेहतरी अभी भी उनमें नहीं आई है। उनकी बेहतरी की उम्मीद आसपास के जो हमारे ख़जाने हैं, जिन्हें आम तौर पे हमारे नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, यहाँ से रोज़ी रोटी का वसीला पैदा करने की जो उम्मीद थी वो पिछले 1 साल से बंद पड़ी है और सरकार ने यहाँ जो करीज़ हैं उन पे पाबंदी आयद कर रखी है और यहाँ बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों के लोग जिनका रोज़ी रोटी का वसीला ये करीज़ थी, इनके बंद किए जाने पर अक्सर नालान रहे थे और आज भी ये लोग मुजाहरा करते हुए सरकार से बता रहे थे कि आखिर ये मामला कब तक चलता रहेगा, कब तक हड़काया जाएगा, कब तक लोगों को परेशान किया जाएगा। ये बांडीपुरा के लोग बता रहे थे। लेकिन ज़रा हम डोडा की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो हमारे कुदरती वसाइल से बालाबाल है। डोडा में आज फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था और ये तस्वीर डोडा फेस्टिवल की, जहाँ ज़िला इंतज़ामिया से लेकर डिविजनल इंतज़ामिया के लोग मेहमान मौजूद थे और साफ जाहिर है सरकार जो है कई इस तरह के प्रोग्राम करके इलाकों को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट भी कर रही है और डोडा की इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी आज इंतज़ामिया प्रमोट करने की भरपूर कोशिशें कर रही थी। और इस टूरिज़म डेस्टिनेशन पर
जो वर्जिन डेस्टिनेशन जिसे कहा जा सकता है, बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे और आए हुए लोगों ने आज के इस प्रोग्राम के दौरान इलाके की सकाफ़त भी देखी, इलाके की खूबसूरती भी देखी और इस इलाके की सकाफ़त से लेके खूबसूरती को प्रमोट करने के लिए जो सरकार के इंतज़ामात थे उसको भी देखा। साफ ज़ाहिर है डोडा और कश्तवाड़ ये वो दो इलाके हैं जहाँ के बारे में आम तौर पे तासुर है कि कुदरत के खूबसूरत इलाके हैं और कश्तवाड़ के लोग भी दुनिया में या यूँ कहें जम्मू कश्मीर में खूबसूरती की मिसाल कायम करते हैं। और इन्हीं इलाकों के प्रमोशन के लिए आज ये फेस्टिवल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने मुनक्कद कर रखा था। ये तस्वीर का एक रुख। अब ज़रा आपको नाज़रीन दूसरा रुख कराते हैं। हम कल ही हमने प्रोग्राम किया था हमारे माहौल के बारे में और उसी माहौल पर हमारे प्रोग्राम किए जाने के पस मंज़र में हमें बहुत से लोगों ने कंटैक्ट किया और कुछ एक सीनियर अहदेदार ने हमसे रब्ता कायम करते हुए बताया कि हम माहौलियात का रोना रोते हैं। इस माहौलियात को बेहतर करने के लिए हमारे जंगलात जो हैं वो बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन जहां हमने जंगलात को काटा वहां सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे बड़ी तादाद में हमारी सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को रकूमात वागुजार की और इन रकूमात को खर्च करके यहाँ नई डिफॉरेस्ट्रेशन करनी थी, एफॉरेस्ट्रेशन जिसे हम कहेंगे, यानी नए पेड़ पौधे लगाने थे, दरख्त लगाने थे। लेकिन 132 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर का सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इस साल खर्च ही नहीं कर सका है और यूँ ये रकम जो है 132 करोड़ रुपए लैप्स की जा चुकी है। पेड़ पौधे 132 करोड़ रुपए के अगर लगाने होते तो 132 करोड़ पौधे ना ही सही 100 करोड़ पौधे तो लगाए जा सकते थे और अगर 100 करोड़ पौधों में से 10 करोड़ पौधे ही पनप सकते, बड़े हो सकते तो हमारा माहौल कितना बदल जाता। तो हमारे सोशल वेलफेयर महकमे के हवाले से जो उन्हें शजरकारी के लिए 240 करोड़ रुपए दिए गए थे, कुल रकम 240 में से 132 करोड़ रुपए यानी आधे से ज़्यादा रकम हमारा सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर सका है, यह हमें जम्मू कश्मीर के एक सीनियर अहदेदार ने बताया। तो इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये 132 करोड़ रुपए खर्च ना करने वाला महकमा खुद कितना काहिल है, कमज़ोर है और फिर हमारे माहौल को वो क्या बेहतर करेगा। क्या वो सिर्फ छोटे मोटे प्रोग्राम करके खाना पूरी की जाती है या वाकई भी इस सोशल फॉरेस्ट्री महकमे को कोई देखता है, कोई सुनता है, कोई समझता है। और 132 करोड़ रुपये खर्च ना करने वाले महकमे को जो पैसा खर्च ना कर सके, कमाने को आदमी कुछ भी कमा सकता है, कैसे भी कमा सकता है, लेकिन खर्च न करने वाले आदमी को क्या कहें या खर्च करने वाले महकमे को क्या कहेंगे। लेकिन इसी के साथ एक और ख़बर से आपको बाखबर करें, ये आपके साथ जुड़ा है, ये मेरे साथ जुड़ा है। हमारे यहाँ अक्सर दवाइयों की बात की जाती है, बताया जाता है कि हमारे यहाँ नकली दवाइयाँ आती है, हमारे यहाँ नकली मामलात हैं जो मेडिसिन का तो जो जेनरिक वगैरह के साथ साथ दूसरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर से मुतालिक सर्वे हुआ है और सर्वे में बताया गया कि कश्मीर जो है वो नकली बाज़ारों की मंडी, दवाइयों की मंडी तो थी, अब ओवरऑल दवाइयों की मंडी भी बन चुका है। और यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साल में 1 करोड़ 30 लाख के करीब यहाँ पे दवाइयों का कारोबार होता है और सिर्फ एक जो कश्मीर में, माफ़ कीजिएगा, सालाना 3000 करोड़ रुपये, माफ़ कीजिएगा, रिपोर्ट जो है सालाना 3000 करोड़ रुपये, जो 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाला जम्मू कश्मीर है, इसमें 3000 करोड़ रुपए की दवाइयों का कारोबार होता है। और फिर हमने उत्तर प्रदेश को भी दवाइयों के बिजनेस में पीछे छोड़ दिया, जिनकी आबादी 8 करोड़ से ज़ायद है। हमारे यहाँ 1 करोड़ 30 लाख की आबादी और हमारे यहाँ 3000 करोड़ रुपए की अद्वियात का बिज़नेस। और फिर हमारे लिए आम तौर पे हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ा, बाकी नौजवान की मौत वाक़ हुई, उस हवाले से आम तौर पे कहा जाता है डिप्रेशन है। बहुत से लोग कहते हैं कि दवाइयों का गलत इस्तेमाल भी होता है, ख़ुद भी दवाइयाँ खेते हैं, डॉक्टर साहब भी ज़्यादा दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ उनको भी वो होता है किसी को फ़ायदा पहुंचाना, किसी कंपनी वगैरह को, यह आम तौर पे अंदाज़ा है। और बेतहाशा दवाइयों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हमारे जो दवाइयों के इदारे हैं, ख़ास तौर पे हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो कितना एक्टिव है हम सब जानते हैं। कभी दफ्तर से बाहर किसी ओहदेदार उनके को देखा है? मुझे नहीं लगता देखा होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं, इंतज़ार कीजिएगा, शायद कभी तकदीर बदल जाएगी, शायद कभी ये लोग होश में आ जाए और बताएं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कौम को बचाने के लिए इक़दाम उठाएं। प्रोग्राम देख रहे थे आप दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से। आज का प्रोग्राम इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।